लो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट, व्हाट द हेल इज़ दिस फ्लक्स? तो हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशन भी समझेंगे और एक्चुअली वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है उसके बारे में भी बहुत डिटेल में और एनिमेशंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एक्चुअली? तो किसी एरिया में से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा फ्लक्स। सर इतना सिंपल है, बट एक्चुअली ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप स्क्रीन पर एरिया देख सकते हो। जैसे इसमें से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होकर निकल रही है ना? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी निकलती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा हम लोग कहेंगे फ्लक्स है। फाइन। तो अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है बच्चों? तो बेसिकली वो तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर पहला डिपेंडेंस रहता है। दूसरा डिपेंडेंस बच्चों रहता है उसका एरिया पर, कि एरिया कितना बड़ा है और कितना छोटा है, उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी करता है। और तीसरी और फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, दैट इज़ नथिंग बट एन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये एरिया है तो उसका वेक्टर हमेशा ऐसे होता है ना, उसका वेक्टर हमेशा ऐसे होता है। एरिया ऐसे जाएगा तो वेक्टर भी ऐसे होगा। और फील्ड लाइंस का जो वेक्टर होता है वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही होता है। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आपको दिखता है। जैसे इसका वेक्टर ऐसे होगा, राइट? तो किसी भी सरफेस का वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहता है। समझ में आया बच्चों? परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस होता है ऐसे। फाइन, तो ये तीन मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हम इन तीनों मेन फैक्टर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी किस तरह से वेरी की जाती है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो बच्चों सबसे पहले ये छोटा एरिया है। अच्छा, एरिया में कांस्टेंट रखने वाला हूँ, सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही चेंज करूँगा। मैं दो पैरामीटर को कांस्टेंट रखूँगा, एंगल भी कांस्टेंट रखने वाला हूँ और एरिया भी कांस्टेंट रखूँगा। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने ऑलरेडी इंट्रो स्लाइड में देखी वही रखते हैं। अब दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती है कि कितनी कंजस्टेड फील्ड है, दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना कम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीवियस केस के कंपैरिजन में सेकेंड वाला जो केस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, मतलब उनकी डेंसिटी या इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना? तो यहाँ पर मैं आपको लिख सकता हूँ, हम लोग क्या कह सकते हैं कि वी कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीजेस। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि जितनी ज़्यादा यहाँ पर फील्ड लाइन होगी उतना फ्लक्स आपका ज़्यादा रहेगा। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट डिपेंडेंस जो है वो बच्चों एरिया का है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने एक छोटा सा एरिया लिया हुआ है, एक बड़ा एरिया लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म को पास की, तो आप बच्चों देख सकते हो कि बड़ा एरिया है उसमें से ज़्यादा फील्ड निकल रही है और छोटा एरिया है उसमें से कम फील्ड लाइंस निकल रही है। तो बच्चों जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी और इतना ज़्यादा आपको फ्लक्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई कहते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड नाउ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑल्सो। एरिया इंक्रीजेस, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ एरिया इंक्रीजेस फ्लक्स इंक्रीजेस, है ना? फाइन, ओके गाइस। चलिए, और लास्ट फैक्टर जिस पे डिपेंड करने वाला है इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रीवियसली हमने देख लिया। अब एरिया वेक्टर जो है ये आप देख सकते हो, दिस इज़ एरिया वेक्टर। जो हमारा जो एरिया होता है बच्चों, ठीक है, उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हम 3D में देख रहे हैं।
अब इसी चीज़ को हम 2 डायमेंशन में इस तरह से देख सकते हैं। साइड व्यू से अगर आप देखो तो ये आपका एरिया है और वो 90 डिग्री, मतलब ऐसा एरिया है ना, ऐसा एरिया था आपका, है ना, वो 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। फाइन, तो उसको ऐसे अगर मैं देखूँ तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी। अगर एरिया को ऐसा रखा हो तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखने वाली है। फाइन, ऐसे हम देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन दिखने वाली है। फाइन, तो गाइज ये जो है वो आपका एरिया वेक्टर है। दिस इज़ योर एरिया वेक्टर एंड दिस इज़ एक्चुअली द एरिया। ये जो है वो एरिया पूरा ऐसे होगा जो आपको अभी विजिबल नहीं है। तो आप दोनों साइड्स को कंपेयर करके देख सकते हो, 3D में कैसे दिखेगा, 2D में कैसे दिखेगा। क्योंकि अब मैं जो एंगल वेरिएशन करने वाला हूँ वो मैं 2 डायमेंशन में करने वाला हूँ। तो चलिए लेट अस स्ट्रेट अवे सी इट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वेक्टर है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला वेक्टर है वो हमारा एरिया का वेक्टर है। तो अभी आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे जा रही है और उसमें एरिया ऐसे रखा हुआ है। फाइन, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मतलब अभी उनके बीच का जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री है राइट नाउ, ठीक है। अभी वो 0 डिग्री है। अब मैं धीरे धीरे क्या करने वाला हूँ बच्चों, अब मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट अस सी इट। देखो एंगल बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। आप नोटिस करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस हो रही थी एरिया में से, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, देख रहे हो। एरिया जैसे जैसे ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उसमें से पास हो रही थी वो कम होती जाएगी, है ना, कम हुई, कम हुई, कम हुई। ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब एरिया में से पास नहीं हो रही है। मतलब जब एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, नो फील्ड लाइन पासेस। तो हम ये कह सकते हैं फ्लक्स ज़ीरो होगा। और इस केस के अंदर जब थीटा आपका ज़ीरो होगा, फ्लक्स आपका मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस तब पास होती है जब ऐसे एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर एरिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होती है। लेकिन अगर एरिया ऐसे हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऊपर से निकल जाएगी ऐसे, है ना, एरिया में से नहीं पास होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो आपका फ्लक्स है वो ज़ीरो हो जाता है। फाइन गाइज, तो हमने क्या देखा, 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस किस पर डिपेंड करती है, तो चलिए उससे हम थोड़ा अच्छे से और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्ट्रेट अवे गो टू अवर वाइट बोर्ड। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एरिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, दिस इज़ योर एरिया, दिस इज़ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। एंड आखिर में क्या था हमारे पास, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल थीटा, जिसमें हमने देखा थीटा बढ़ता है तो फ्लक्स कम होता है, मतलब वो कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चों सिर्फ कॉस थीटा एक ऐसा वेरिएबल है जो एंगल बढ़ने से कम होता है। कॉस 0 मैक्सिमम देता है 1 और कॉस 90 जो है वो 0 देता है ना। तो फ्लक्स 0 होने का कारण क्या है कि थीटा 90 डिग्री हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा था वो, एक एरिया पर डिपेंड कर रहा था, एक कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा था। तो हम सीधे सीधा यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, दैट इज इक्विवेलेंट टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। फाइन, और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कॉस थीटा ये इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और इसी वजह से जो मेरा फाई है वो स्केलर क्वांटिटी है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि जब ये एरिया हमें दिया हुआ है और उसमें से फील्ड लाइंस अच्छी तरह से पास हो रही है ना, और वही एरिया है हमारे पास वापस, उसमें से फील्ड लाइंस जो है, उसमें से फील्ड लाइंस जो है वो कुछ एंगल पे पास हो रही है, और ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा एरिया वेक्टर है। और लास्ट वाला जो केस था उसमें हमारा एरिया वेक्टर को कुछ मैं ऐसे लेने वाला हूँ, ऐसे, और फील्ड लाइंस इसके ऊपर नीचे से निकल जा रही है, और एरिया वेक्टर जो है वो हमारा ऐसा है। अब बच्चों सारे केसेस के अंदर हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है, यहाँ पर थीटा जो है वो बिटवीन 0 एंड 90 कुछ है, तो हम उसकी थीटा ही वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना।
तो बच्चों इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू ई ए, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम फ्लक्स हम कहते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपका ई ए कॉस थीटा होगा, तो यहाँ और यहाँ पर हम बात करेंगे ई ए कॉस ज़ीरो, है ना, और ई ए कॉस ज़ीरो की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ पर मैक्सिमम कब होता है 0 डिग्री पर, 0 से 90 के बीच में वेरिएशन होगा, डिक्रीजिंग वेरिएशन होगा, है ना। और हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं कि एज वी गो फ्रॉम दिस टू दिस फ्लक्स डिक्रीजेस। ओके बच्चों, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैसे देखा जाए तो 3 फॉर्मूलाज हमने देखे। एक है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, दिस इज वेक्टर रिलेशन। दूसरा है बच्चों फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और तीसरा बच्चों आता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए is also your flux, this is called integral relation। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही अनइवन सरफेस होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ मैं आपको एग्जांपल बताने की ट्राई करूँगा कब इंटीग्रेशन यूज़ किया जाता है। ये कोई सरफेस है जो बहुत अनइवन है, ठीक है, कैसा है सरफेस, बहुत ही अनइवन है। लेट अस टेक दिस सरफेस, ये हमारा सरफेस है जो बहुत ही अनइवन है। और बच्चों उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस सरफेस में बहुत ही छोटा सा एरिया वेक्टर ले लेते हैं, ये जिसे हम कहते हैं डी ए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर फॉर एग्जांपल ऐसे पास हो रही है तो ये भी हमारे एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना के निकलेगी, लेटस से थीटा, है ना। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम सारे ई डी ए ले लेते हैं, सारे ई डी ए वन, ई डी ए टू, ई डी ए थ्री, है ना, और सबका एडिशन करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको टेक्निकली कहा जाता है इंटीग्रेशन सारे ई डी ए का। और लिमिट L1 टू L2, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो लिमिट डिपेंड करेगी कि आपका ये एरिया कैसा है, जो मैं आने वाले सेशंस में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। गॉस लॉ के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये डी ए क्या इंडिकेट करता है। काफ़ी बुक्स के अंदर इवन एनसीईआरटी में से डी एस या डेल्टा एस लिया जाता है, और वो एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया होता है। तो इसी को अगर आप एनसीईआरटी के फॉर्म में लिखो तो ई डॉट डी एस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं हमेशा एरिया के लिए ए ही यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। आप भी यूज़ कर सकते हो, नॉट एन इश्यू रिगार्डिंग इट, फाइन। तो बच्चों ये था बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो आने वाले बहुत ही अच्छे वी कैन से कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक एप्लीकेशन का काम करेगी। जैसे हम लोग जनरेटर पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेंगे, लिंक करेंगे, जनरेटर के अंदर जितना फ्लक्स लिंक होगा उतना ज़्यादा अच्छे से वो वोल्टेज देगा हमको। तो इसका बहुत ही अच्छा बच्चों एक वेरिएशन, एक रिलेशन हम लोग आगे भी देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसा आने वाले चैप्टर्स में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, जो सिमिलर कंडीशन में देखा जाएगा। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाकर मैग्नेटिक फील्ड रख दी जाएगी, ठीक है बच्चों। सो अकॉर्डिंग टू मी इतना चीज़ें काफ़ी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए। अब इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, उससे आपको एप्लीकेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हम आने वाली वीडियो के अंदर हम इसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन समझेंगे, टेकिंग सम एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच।